दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश शानियत पर। और आज के इस वीडियो में जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है यूथ एंड एज, जिसको कंपोज किया गया है सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा, यानी एसटी कॉलरिज के द्वारा, जो कि रोमांटिक एरा के प्रोमिनेंट एक राइटर या फिर ऑथर माने जाते हैं। इस पोएम को लिखा गया था ओरिजिनली 1820s में, लेकिन इसको पब्लिश कराया गया था पोस्टमसली 1918 में। ये पोएम कुल 5 स्टेंजाज में डिवाइड है और हर एक स्टेंजा में अनइवन लाइन्स हैं और कुल 49 लाइन्स की ये पोएम है। दोस्तों ये पोएम 3 पार्ट्स में डिवाइड है और इस पोएम का जो मेन थीम है या फिर जो मेन आइडिया है वो यही है, यूथ एंड एज। पोएम में जो पोएट हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यूथ को यानी कि जवानी के दिनों को और बुढ़ापे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपने एक्सपीरियंस से कई सिंबल्स को और कई इमेजरीज को यूज़ करके इस पोएम में लिखते हैं या फिर अपने रीडर्स को दर्शाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एसटी कॉलेज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। सैमुअल टेलर कॉलरिज यानी एसटी कॉलरिज, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1772 को ऑटरी सेंट मैरी डेवॉन इंग्लैंड में हुआ था और जिनका देहांत 61 एज यानी 61 साल की उम्र में 25 जुलाई 1834 को हाई गेट मिडलसेक्स इंग्लैंड में हुआ था। ये एक इंग्लिश के पोएट, एक लिटरेरी क्रिटिक, एक फिलोसफर यानी दार्शनिक एंड थियोलॉजियन और एक थियोलॉजियन थे यानी धर्मशास्त्री थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड, जिन्होंने इंग्लैंड में रोमांटिक मूवमेंट की खोज की थी, शुरुआत की थी। एंड अ मेंबर ऑफ द लेक पोएट्स विथ हिज फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ, और अपने दोस्त विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में लेक पोएट्स के एक सदस्य भी थे। ही ऑल्सो शेयर्ड वॉल्यूम्स एंड कोलैबोरेटेड विथ चार्ल्स लैम्ब, रॉबर्ट साउदी एंड चार्ल्स लॉयड, यानी कि अपने इन्होंने जो वॉल्यूम्स लिखे हैं, जो पोएम्स लिखे हैं या फिर जो भी वर्क्स है, उसको कोलैबोरेट किया है चार्ल्स लैम्ब के साथ में, यानी चार्ल्स लैम्ब के साथ में ही मिलकर के इन्होंने अपने वॉल्यूम्स को पब्लिश कराया है, रॉबर्ट साउदी और चार्ल्स लॉयड के साथ में भी। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जैसे द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान, क्रिस्टेबल कन्वर्सेशंस पोएम, बग्रोफिया लिटरेरिया और भी बहुत सारे। तो ये तो थी हमारे सैमुअल टेलर कॉलेज के बारे में कुछ बातें। अब बढ़ते हैं अपने पोएम की ओर। तो दोस्तों यहाँ से पोएम शुरू होती है। यहाँ पे एसटी कॉलेज लिखते हैं, वर्ड्स अ ब्रीज मिड ब्लॉसम स्ट्रेइंग वेयर होप क्लंग फीडिंग लाइक अ बी, यानी वर्ड्स कविता, अ ब्रीज एक हवा की तरह, मिड ब्लॉसम स्ट्रेइंग, ब्लॉसम मतलब एक बागीचा जिसमें बहुत ढेर सारे फूल खिले हुए हों, ठीक है, या खिला हुआ बागीचा। तो खिले हुए बगीचे के बीच में स्ट्रिंग मतलब भटक रहा है क्या, वर्स एक कविता, अ ब्रीज एक हवा की तरह, यानी कि जो कविता है वो एक खिले हुए बगीचे के बीच में भटक रहा है जिस प्रकार से एक हवा भटकती है। वेयर जहाँ पर, होप क्लंग फीडिंग लाइक अ बी, जिस प्रकार से एक बी एक मधुमक्खी फूल में चिपक करके, क्लंग मीन्स होता है चिपकना, फीडिंग मतलब अपने भोजन लेना, फीड करना, जिस प्रकार से एक मधुमक्खी पौधों में या फिर फूलों में चिपक करके फीड करती है, उसी प्रकार से जो होप है, होप यानी मेरा जो होप है, मेरा जो इच्छा है, ठीक है, वो उसी तरह से उन पौधों में चिपका हुआ है। बोथ वर माइन लाइफ वेंट अ मेइंग, ये दोनों मेरे थे, यानी जो वर्ड से जो कविता है वो भी मेरी थी, होप जो होप है वो भी मेरा था, होप मीन्स आशा, आशा भी मेरी थी। लाइफ वेंट अ मेइंग, दोस्तों यहाँ पर जो मेइंग है ये मे डे से लिया गया है, ये एक प्रकार फेस्टिवल है यूरोप में, आपने मे डे डांस सुना होगा, ये उसी से है। तो लाइफ वेंट अ मेइंग, मेरा जो लाइफ है वो एक त्यौहार की तरह था, मैं हर दिन को सेलिब्रेट करता था। विथ नेचर होप एंड पोइसी, किसके साथ में, प्रकृति के साथ में, होप यानी आशाओं के साथ में, एंड पोइसी और अपने कविताओं के साथ में। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, जवान था, ठीक है,
ये आपको स्टेंजा समझ में आया? अगले स्टेंजा में लिखते हैं व्हेन आई वॉज यंग। अब वो इस क्वेश्चन को खुद से पूछ रहे हैं, जब मैं जवान था। आह, वो फुल व्हेन। अब वो यहाँ पर दुखी हो रहे हैं अपने उन दिनों को याद करके। वो फुल मतलब याद हो या दुखी होना। आह, फॉर द चेंज ट्विक्स्ट नाउ एंड देन। फिर वो यहाँ पर दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अब और तब में कितना अंतर है, कितना कुछ बदल गया। ट्विक्स्ट मतलब बिटवीन, बीच में, यानी अब के और तब के बीच में कितना अंतर है, कितना कुछ बदल गया। दिस ब्रीदिंग हाउस नॉट बिल्ट विथ हैंड्स। ब्रीदिंग हाउस यहाँ पर उन्होंने अपने शरीर को कहा है। वो कहते हैं कि ये जो मेरा शरीर है ये किसी हाथ से नहीं बना है। दिस बॉडी दैट डज मी ग्रीवियस रॉन्ग। ये बॉडी जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, वो क्या है, ये किसी हैंड से नहीं बना हुआ है कि मैं इसको सही कर सकता हूँ। अब वो अपने पास्ट डेज को याद करते हुए लिखते हैं ओवर एरी क्लिफ्स एंड गिटरिंग सैंड्स हाउ लाइटली देन आई फ्लैश्ड अलोंग। यानी कि ओवर क्लिफ्स, ओवर एरी क्लिफ्स, हवाओं में, क्लिफ्स के ऊपर, पर्वतों के ऊपर, एंड ग्लिटरिंग सैंड, और रेगिस्तानों में जहाँ पर सैंड यानी बालू ग्लिटर करती है, चमक रही होती थी। हाउ लाइटली देन आई फ्लैश्ड अलोंग। तब मैं उस समय कितनी तेजी से, लाइटली मतलब हल्के से, फ्लैश मतलब तेजी से, मैं कितने हल्के से, कितनी तेजी से वहाँ पर मूव करता था। लाइक दोज ट्रिम स्किफ्स, उन ट्रिम स्किफ्स की तरह। ट्रिम स्किफ्स कौन से? कटे हुए जो नाव होते हैं, छोटे नाव, उन छोटे नावों की तरह। अननोन ऑफ योर ऑन वाइंडिंग लेक्स एंड रिवर्स वाइड। उन योर्स से अननोन, योर्स मतलब पुरानी बातों से, योर मतलब होता है पुरानी बातें, पुरानी बातों को भूल करके, उन सभी चीज़ों से अज्ञात। ऑन वाइंडिंग लेक्स एंड रिवर्स वाइड, उन झीलों में और खूब दूर तक फैली हुई नदियों में मैं कितने आसानी से, कितनी तेज़ी से मूव करता था। दैट आस्क नो इट फॉर सेल और ओर। जो कि मैं ऐसा नाव था, इस तरह से मूव करता था जिसको किसी भी सेल की या किसी भी चप्पू की, चप्पू यानी जिससे नाव खेते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती थी। दैट फियर नो स्पाइट ऑफ विंड और टाइड। और मेरे अंदर यानी कि उस नाव के अंदर, मैं ऐसा नाव था जिसके अंदर किसी भी प्रकार की हवा का या फिर किसी भी प्रकार के ज्वार का, टाइड मतलब समुद्री तूफान का, कोई भी डर नहीं था, कोई भी भय नहीं था। नॉट केयर दिस बॉडी फॉर विंड और वेदर when youth and I lived in together। इस बॉडी को, इस शरीर को, नॉट, नॉट मीन्स होता है शून्य, शून्य यानी कि कोई भी केयर नहीं था। कोई भी विंड हो, कोई भी वेदर हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी कैसी भी हवा चले, मुझे अपने बारे में कोई भी केयर नहीं था। मैं बहुत ही केयरलेस था। क्यों? क्योंकि मैं उस समय बहुत ही जवान था। कब? जब यूथ एंड आई लिव्ड इन टुगेदर, जब हम और मेरी जो अंदर जवानी है, हम दोनों साथ में रहते थे। तो ये अपने जवानी के दिनों को याद करते हुए यहाँ पर इस स्टेंजा को ख़त्म करते हैं। बढ़ते हैं अगले स्टेंजा पर। यहाँ पर वो लिखते हैं फ्लावर्स आर लवली, लव इज़ फ्लावर लाइक। यानी कि जो फूल है वो खूबसूरत हैं, और जो प्रेम है वो एक फूल की तरह होता है, पुष्प की तरह होता है। फ्रेंडशिप इज़ अ शेल्टरिंग ट्री। और जो मित्रता है वो एक छांव देने वाले छायादार पेड़ की तरह होता है। ओ द जॉयज दैट केम डाउन शावर लाइक ऑफ फ्रेंडशिप, लव एंड लिबर्टी। और मेरे ऊपर जो शावर लाइक जॉयज बरस रहे थे, यानी मेरे ऊपर जो प्रेम की, और मेरे ऊपर जो फ्रेंडशिप की, मेरे ऊपर जो लिबर्टी की बरसात हो रही थी, ठीक है, वो सभी क्या थी? जब मैं उस समय जवान था तब मेरे ऊपर फ्रेंडशिप की, लव की और लिबर्टी यानी आज़ादी की बरसात हो रही थी। क्योंकि जो प्रेम है वो एक फूल की तरह होता है, जो मित्रता है, फ्रेंडशिप है, वो एक सहारा देने वाले या फिर छांव देने वाले पेड़ की तरह होता है। और वो दोनों मेरे ऊपर खुशियाँ बरसा रहे थे जब मैं जवान था। एयर आई वॉज ओल्ड।
और फिर बाद में मैं बूढ़ा हो गया। आगे लिखते हैं, एयर आई वॉज ओल्ड, बाद में मैं बूढ़ा हो गया। आह वो फुल एयर, ओह मेरे बाद के वो दिन। आगे वो लिखते हैं, विच टेल्स मी यूथ्स नो लॉन्गर हेयर। मेरे बाद के वो दिन जो मुझे बताते हैं कि अब जवानी बहुत दिन तक वहाँ नहीं रही। ओ यूथ, ओ मेरे जवानी के दिन। फॉर years so many and sweet 'tis known that thou and I were one। बहुत सालों तक, फॉर years बहुत सालों तक, so many and sweets बहुत सालों तक, बहुत बार या बहुत ज़्यादा समय और बहुत अच्छी यादें तुम्हारे साथ हैं। टिज़ नोन, टिज़ मीन्स इट इज़ नोन, ये मुझे ज्ञात है या फिर ये ज्ञात है दैट कि दाउ एंड आई वर वन, जब हम और तुम सिर्फ एक थे, यानी एक ही शरीर में थे। मतलब जब मैं यूथ हुआ करता था, जब मैं जवान हुआ करता था, तब कि मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी अच्छी और बहुत सालों तक यादें बनी। आई थिंक इट बट अ फॉन्ड कंसीट, इट कैन नॉट बी दैट दाउ आर्ट गॉन। मैं इसे एक अच्छे मजाक की तरह समझूंगा। किस चीज़ को? ये ऊपर लाइन लिखी हुई ना, एयर वॉज ओल्ड, एयर आई वॉज ओल्ड आ वो फुल एयर, यानी बाद में बूढ़ा हो गया, ओ मेरे बाद के दिन। विच टेल्स मी यूथ्स लॉन्गर हेयर, यूथ्स नो लॉन्गर हेयर, यानी जो मुझे बताता है कि यूथ अब मेरे पास नहीं है। इसको मैं क्या समझूंगा? एक फॉन्ट कंसीट, एक बहुत ही भोला सा मजाक समझूंगा। और ये मैं सोचूंगा, इट कैन नॉट बी दैट दाउ आर्ट गॉन, और ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अब हमेशा के लिए चले गए हो। तो वो क्या सोचेंगे? आगे लिखते हैं, दाई विस्पर बेल, तुम्हारी जो शाम की घंटी है, हैथ नॉट येट टोल्ड। शाम की घंटी का क्या मतलब है दोस्तों? चर्च में शाम के समय में जो प्रेयर होता है, तो जो बेल बजाई जाती है शाम के समय में, उसको कहते हैं वेस्पर बेल। उससे पता चलता है कि शाम हो चुका है और दिन खत्म हो गया है। तो यहीं पर ये यहाँ पर लिखते हैं कि द वेस्पर वेल हैथ नॉट येट टोल्ड। टोल्ड मतलब बजा है, हैथ नॉट येट मतलब अभी भी नहीं, वेस्पर बेल मतलब शाम की घंटी, यानी कि अभी शाम, तुम्हारी शाम की घंटी नहीं बजी, यानी अभी तुम ढले नहीं हो, तुम ख़त्म नहीं हुए हो। यानी यहाँ पर वो अपने जवानी से कह रहे हैं तुम ख़त्म नहीं हुए हो। एंड दाउ वर्ट आई अ मास्टर बोल्ड, मास्कर बोल्ड, और तुम क्या हो? एक मास्कर बोल्ड हो। मास्कर किससे बना है? मास्क से। मास्क जो पहनता है यानी अपना जो रूप बदलता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने रूप बदलने में बहुत माहिर हो। तो ऐसा नहीं कि तुम चले गए हो, तुमने अपना रूप बदल लिया है, लेकिन कैसा? वॉट स्ट्रेंज डिस्गाइज हैस्ट नाउ पुट ऑन, और तुमने कैसा अजीब सा एक भेष धारण कर रखा है अभी। टू मेक बिलीव, ये बिलीव दिलाने के लिए, दैट दाउ आर गॉन, कि तुम अब चले गए हो। आई सी दीज लॉक्स इन सिल्वरी स्लिप्स, मैं अपने लॉक्स मीन्स होता है बालों का गुच्छा, मैं अपने बालों को देखता हूँ। इन सिल्वरी स्लिप्स, उसमें कुछ मुझे सिल्वरी यानी पके हुए बाल भी दिखते हैं। दिस ड्रूपिंग गेट, मेरा ये झुकी हुई चाल, ड्रूपिंग मीन्स झुका होना, ग्रेट मतलब चाल। दिस एल्टर्ड साइज, ये मेरा झुका हुआ शरीर। बट स्प्रिंग टाइड ब्लूसम्स ऑन दाई लिप्स, लेकिन फिर भी स्प्रिंग टाइड यानी स्प्रिंग के बाद का जो समय होता है, जिसमें जो लिप्स हैं वो फट जैसे जाते हैं बुढ़ापे में। एंड टीयर्स टेक सनशाइन फ्रॉम दाइन आइज, और आँखों से आंसू बहने की वजह से जो सनशाइन है, जो चमक है आँखों की, जो देखने की शक्ति है, वो ख़त्म हो जाती है, यानी ख़त्म हो गई है। लाइफ इज़ बट थॉट, सो थिंक आई विल। अब चूँकि लाइफ जो है, मेरा जो जीवन है या किसी का भी जीवन, ये सिर्फ एक सोच रहती है, इसलिए मैं ये सोचूंगा दैट यूथ एंड आई आर हाउसमेट स्टिल, कि मैं और मेरी जो जवानी है, हम लोग अभी भी साथ में हाउसमेट्स हैं, यानी अभी भी साथ में रहते हैं। इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है कि मैंने अपनी जवानी से, यानी ये जो पोएट हैं वो अपनी जवानी से कहते हैं तुम अभी गए नहीं हो। मैं जानता हूँ तुम रूप बदलने में माहिर हो, लेकिन इस बार तुमने बहुत ही अजीब सा कुछ रूप धर रखा है, जिससे मैं ये समझूं कि तुम चले गए हो। हालांकि इस रूप की वजह से मेरे जो बाल हैं वो पक गए हैं, मेरी जो कमर है वो झुक गई है,
मेरा शरीर झुक गया है, मैं चलने में भी लड़खड़ाता हूँ, मेरे ओठ सूख गए हैं, मेरी आंखों से अब दिखना बंद हो गया है। लेकिन फिर भी जो मेरा जीवन है या किसी का भी जीवन, ये सिर्फ एक सोच रहता है। इंसान कैसा सोचता है वो वैसा ही उसका जीवन रहता है। तो मैं ऐसा ही सोचूंगा कि मेरी जो जवानी है वो अभी ढली नहीं है, इसलिए तुम हमेशा मेरे साथ बने रहते हो। एक जवानी जो है वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, मैं ऐसा सोचूंगा। अब जो लास्ट स्टैंजा है उसमें लिखते हैं, ड्यू ड्रॉप्स आर द जेम्स ऑफ मॉर्निंग। ड्यू ड्रॉप मतलब ओस की बूंदें, जेम्स मतलब रत्न, ऑफ मॉर्निंग यानी सुबह। जो ओस की बूंदें हैं वो सुबह का रत्न है। सुबह यहाँ पर किसको दर्शाता है? यूथनेस को, जवानी को। बट द टीयर्स ऑफ मॉर्नफुल इवनिंग, लेकिन वही ड्यू ड्रॉप्स क्या होती हैं? मॉर्नफुल इवनिंग होती हैं। टीयर्स यानी वो जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, ओस की बूंदें, वो ढलते हुए शाम को एक टीयर्स की तरह हमको दिखती हैं, एक आंसू की तरह वो हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो जवानी के समय तो हमको बहुत ही अच्छे जेम्स दिखते हैं, अमूल्य पत्थर दिखते हैं, रत्न दिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे वो एक आंसू की तरह हमको दिखने लगते हैं। जहाँ पर वेयर नो होप इज़ लाइफ्स अ वार्निंग दैट ओनली सर्व्स टू मेक अस ग्रीव। जहाँ पर कोई भी होप नहीं रहती है, कोई भी आशा नहीं रहती है, और जो लाइफ है हमारी वो हमको सिर्फ वार्निंग देती है, वार्न करती है, हमको चेतावनी देती है। दैट ओनली सर्व्स टू मेक अस ग्रीव, कि अब वो हमको सिर्फ दुख देने वाली है, हमको सिर्फ दुख प्रदान करेगी। व्हेन वी आर ओल्ड, जब हम बूढ़े हैं। दैट ओनली सर्व्स टू मेक अस ग्रीव, तो अब बुढ़ापा क्या करता है? हमको सिर्फ दुख देगा, दुख देता है। विथ ऑफ्ट एंड टीडियस टेकिंग लीव। ऑफ्ट यानी ऑफन, टीडियस मतलब थक जाना, टेकिंग मतलब लेना, लीव मतलब छुट्टी। अब बुढ़ापे की वजह से मैं क्या करता हूँ? मैं जल्दी थक जाता हूँ और काम से जल्दी छुट्टी ले लेता हूँ। लाइक सम पुअर नाई रिलेटेड गेस्ट, जिस प्रकार से कुछ गरीब या बेचारे नाई रिलेटेड यानी कि आसपास के रिलेटिव्स, तो जो आसपास के मेरे जानने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, गेस्ट हैं, तो इस प्रकार से मेरा जो बुढ़ापा है वो ऐसा है जिस प्रकार से कोई आसपास का जानने वाला मेहमान, दैट मे नॉट रूडली बी डिसमिस्ड, जिसको आप घर से गुस्से से या फिर जानबूझकर या कह करके बाहर भी नहीं कर सकते। यट हैथ आउटस्टेड हिज वेलकम वाइल, जो कि अपने वेलकम किए जाने के बाद भी बहुत दिनों तक रह गया है। एंड टेल्स द जेस्ट विदाउट द स्माइल, जेस्ट मीन्स होता है मजाक करना, चुटकुला सुनाना, और वो ऐसे जोक्स सुनाता है, ऐसे मजाक करता है कि अब हमें स्माइल भी नहीं आती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे 4 लाइन का मतलब समझिएगा। यहाँ पर जो पोएट हैं वो बुढ़ापे को एक रिलेटिव से कंपेयर करते हुए बताते हैं कि जो बुढ़ापा है वो उस रिलेटिव की तरह है, उस जानने वाले की तरह है, जो हम चाह कर भी जिसको भगा नहीं सकते, और उसको जब से हमने वेलकम किया अपने घर में वो बहुत दिन तक रुक भी गया है और जा भी नहीं रहा है। और बुढ़ापे में जो हंसने वाली चीज़ें भी होती हैं, जेस्ट भी होता है, मजाक भी होता है, उस पर भी अब इंसान को हंसी नहीं आती है। तो इस प्रकार का होता है बुढ़ापा, जिसको बहुत ही खूबसूरत से एस टी कॉलेज ने अपने इस पोएम में दिखाया है, और यहाँ पर हमारी ये पोएम आकर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।